डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बीएस पार्ट थर्ड की जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो कि अपना पेपर सेकंड है, उसकी यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक मास डिफेक्ट्स प्रारंभ करके बाइंडिंग एनर्जी, पैकिंग फ्रिक्शन और वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर, आज के अपने व्याख्यान में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये तो हम जानते ही हैं कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विद्यमान रहते हैं। न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट कर देते हैं और प्रोटॉन को p से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको एटॉमिक नंबर कह देते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है, टोटल नंबर होता है, उसको मास नंबर या द्रव्यमान संख्या के नाम से उसको जानते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, अर्थात न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। यदि किसी नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी जितनी संख्या है उससे यदि उसके द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उसके नाभिक का द्रव्यमान पता चल जाता है। यदि किसी नाभिक का जिसका परमाणु क्रमांक Z हो और द्रव्यमान संख्या A हो, उसका द्रव्यमान को यदि mZA के द्वारा हम रिप्रेजेंट करें, जैसा कि मैंने इसके अंदर लिखा mZA, तो ये नाभिक का द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है ZmH प्लस NMN, जहाँ MH मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? जिसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वो हाइड्रोजन एटम हो जाता है। क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के लिए, किसी भी नाभिक के लिए न्यूक्लियस का द्रव्यमान निकालना मुश्किल काम होता है, इसलिए एटम का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? किसी भी एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। इसलिए एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हमने MH के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है वह उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कुल योग के बराबर होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। अर्थात जो नाभिक का द्रव्यमान है mZA, इसका जो मान है वह ZmH प्लस NMN, उससे कुछ कम पाया जाता है, कम प्राप्त होता है। अर्थात ये जो अंतर होता है, इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं,
जिसे डेल एम जेड ए के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ डेल एम जेड ए क्या हो गया, डेल एम जेड ए इक्वल टू जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस एम जेड ए, इस इक्वेशन के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। या इस इक्वेशन को दूसरी टर्म में भी लिख देते हैं, जेड एम एच प्लस एन का मान कितना होगा, ए माइनस जेड, क्योंकि ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को। यदि इसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है, तो इसको लिख देते हैं ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम जेड ए। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन द्रव्यमान क्षति के समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। अब यह समझने की बात है कि द्रव्यमान क्षति तथा द्रव्यमान अंतर दोनों अलग अलग राशियां होती हैं। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक बनने की प्रक्रिया के अंदर होने वाली द्रव्यमान की कमी, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति कह देते हैं। जबकि द्रव्यमान अंतर क्या है, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान और नाभिक का द्रव्यमान, वो जो अंतर है, डिफरेंस है, वो अंतर एक अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। अतः द्रव्यमान क्षति तथा द्रव्यमान अंतर दोनों अलग अलग राशियां होती हैं। अब इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि यदि जेड प्रोटॉन तथा ए माइनस जेड न्यूट्रॉन को अनंत से लाकर एक नाभिक की रचना की जाए तो कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है। अतः नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों से कम पाया जाता है। द्रव्यमान के मान में यही कमी द्रव्यमान क्षति के नाम से जानी जाती है। नाभिक के बनने की प्रक्रिया के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनंत से लेकर के आते हैं। जब नाभिक का निर्माण हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वे आपस में एक दूसरे से बंध जाते हैं, और जब उनका द्रव्यमान देखा जाता है तो द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है, द्रव्यमान की हानि होती है, वो उसी को द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। यहाँ नाभिक बनने की प्रक्रिया के अंदर की जो ऊर्जा निकलती है, इस ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कह देते हैं। या यदि दूसरे रूप में इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि यदि नाभिक को, कोई नाभिक है हमारे पास में, यदि नाभिक को पुनः उसके अवयवों में विभक्त करना हो तो द्रव्यमान क्षति के बराबर ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ती है। इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और ये बंधन ऊर्जा यदि हम बताएं तो कैसे कर सकते हैं कि द्रव्यमान में जो हानि होती है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार द्रव्यमान में हानि द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान के अंदर रूपांतरित किया जा सकता है। तो ये होने वाली द्रव्यमान में क्षति बंधन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। या दूसरे रूप में कहें तो किसी नाभिक को उसके अवयवी कणों के अंदर विभक्त करने के लिए उसको दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ ये बंधन ऊर्जा को हम द्रव्यमान क्षति के रूप में और इस इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बंधन ऊर्जा डेल एम जेड ए इंटू सी स्क्वायर इसके बराबर होती है। अर्थात डेल एम जेड ए किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेल एम जेड उस द्रव्यमान क्षति को रिप्रेजेंट करता है जो
जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या के नाभिक बनने की प्रक्रिया में होती है। इसको यदि सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसी स्थिति के अंदर ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात बंधन ऊर्जा बी जेड ए इक्वल टू द्रव्यमान क्षति डेल एम जेड, ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम जेड ए इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बंधन ऊर्जा समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। यदि हमें सीधा सीधा द्रव्यमान क्षति का मान यदि पता है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम ये भी जानते हैं कि जो द्रव्यमान, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो अत्यल्प होता है, उसके साथ ही साथ में जो द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान होता है, नाभिक का द्रव्यमान होता है, उसके लिए एक यूनिट काम में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो वहाँ ये जो एटॉमिक मास यूनिट है, यदि इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करें तो 1 AMU इक्वल टू 931.5 MeV, 931.5 MeV के बराबर ये जो इतनी एनर्जी है वो 1 AMU द्रव्यमान के बराबर होती है। यदि द्रव्यमान क्षति हमें सीधी AMU के अंदर पता है तो उसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके और उस ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसे पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक कहते हैं। फिजिक्स में इस पैकिंग फ्रैक्शन का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती है, परंतु फिर भी इसको डिफाइन करते हैं, अर्थात स्थायित्व को प्रकट करने में इसको प्रयुक्त कर लिया जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, संकुलन गुणांक क्या होता है, उसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं, इसको पैकिंग फ्रैक्शन को F के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है यह द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसका तात्पर्य प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति होता है, या दूसरे रूप में कहें तो किसी परमाणु के अर्थात द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या A का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। तो यह संकुलन गुणांक F इक्वल टू M माइनस A अपॉन A के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। या दूसरे रूप में कहें तो ये यदि इससे परमाणु का द्रव्यमान हम निकालना चाहें तो इससे M का मान निकल जाता है। M इक्वल टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ M इक्वल टू, अर्थात यहाँ M इक्वल टू यहाँ इसको रख सकता हूँ A इंटू 1 प्लस F के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, A प्लस F। तो ये उस परमाणु का द्रव्यमान इस संकुलन गुणांक के रूप में हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैंने ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ y एक्सिस के ऊपर मैंने ले लिया है F, संकुलन गुणांक ले लिया है, और यहाँ x एक्सिस के ऊपर है जो एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर को ले लिया है। तो यहाँ ये जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करता है, ये कुछ बातें इंडिकेट करता है कि a लेस देन 20 कहें या a लेस देन 12 कहें,
के लिए F का मान पॉजिटिव होता है। इसके साथ ही साथ में यहाँ जो A का मान है वो यदि 175 उससे अधिक लेते हैं तो भी इस F का मान क्या है, पॉजिटिव होता है, जैसा इस ग्राफ के अंदर मैंने इंडिकेट कर रखा है। और यदि A 12 और 175 के बीच में है तो ऐसी स्थिति के अंदर F का मान नेगेटिव होता है। यहाँ दूसरे रूप में कहें कि ये डेफिनेशन C12 अर्थात A बराबर 12 के लिए F का मान 0 होता है। अभी क्या इंडिकेट करता है, ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि जो इस F की पॉजिटिव वैल्यू है वह अस्थायित्व को व्यक्त करती है, जबकि ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है F की ये स्थायित्व को व्यक्त करती है। तो इस तरह से हम इस पैकिंग फ्रैक्शन को नाभिक के स्थायित्व से भी समझ सकते हैं। अब इसमें आगे चलता हूं तो आता है वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विद मास नंबर। अब मास नंबर के साथ में और जो बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा किस तरह से और निर्भर करती है वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। मैंने बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या उनके बीच में ग्राफ खींचा है। जो एक्स एक्सिस है इस पे द्रव्यमान संख्या और जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ जो कर्व है इस कर्व में द्रव्यमान संख्या के कम मान के लिए और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी का मान कम रहता है। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या का मान बढ़ता जाता है, द्रव्यमान संख्या के बढ़ने के साथ में बंधन ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है और फिर उसके पश्चात अधिकतम मान को प्राप्त करके और फिर वो घटना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ जो बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ में और जो ये है जो कर्व है मैंने इस चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इससे निष्कर्ष निकलते हैं? तो इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं? निष्कर्ष निकालने के लिए पहले मैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन या जो स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी या विशिष्ट बंधन ऊर्जा उसको परिभाषित कर देता हूँ। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, बी बार के द्वारा इसको लिख देते हैं। बी बार इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, अर्थात कुल बंधन ऊर्जा उसको यदि न्यूक्लियन संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अर्थात बंधन ऊर्जा प्रति अवयव। ये बंधन ऊर्जा प्रति अवयव ये एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी होती है जो किसी भी न्यूक्लियस के स्थायित्व को रिप्रेजेंट करती है। बी का मान जितना अधिक होगा नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, अर्थात ये स्थायित्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वक्र के अध्ययन से निम्न निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला तो क्या है, यदि स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी बी बार का मान प्रारंभ में a लेस देन 20 तक काफ़ी तेजी से बढ़ता है, इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर वृद्धि होती है। जैसे इसमें देख रहे हैं ना 20 तक वृद्धि तेजी से होती है, एकदम बढ़ता है और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके बाद में यदि a लेस देन 20 से कम a वाले नाभिकों में वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज होती है, ऐसे नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अपने आसपास के नाभिकों से अधिक होती है। जैसे इसके अंदर मैंने जगह जगह इसके अंदर ये बीच बीच के अंदर ये
मान, कुछ बढ़ा हुआ मान उनके आसपास के जो नाभिक हैं उनसे कुछ अधिक इसके अंदर दिख रहा है। तीसरा, यदि ए की वैल्यू 56 के बाद की यदि बात करते हैं तो ऐसे नाभिकों की बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। ए ग्रेटर देन 56, 56 द्रव्यमान संख्या से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तथा ए ग्रेटर देन 200 के लिए इसका मान 7.6 MeV तक आ जाता है। यहाँ अब वक्र के मध्य भाग के नाभिक अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों से अधिक स्थायी होते हैं। जैसे वक्र के लिए मध्य भाग के लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उससे अधिक द्रव्यमान वाले नाभिकों से कहीं अधिक होती है, इसलिए ये क्या है, अधिक स्थायी नाभिक होते हैं। अतः अधिक ए मान वाले नाभिक टूटकर या तोड़कर नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा मध्य भाग के नाभिकों में परिवर्तित हो जाएंगे और पर्याप्त ऊर्जा इस प्रक्रिया के अंदर निकलती है। तो नाभिक के विखंडन का कारण क्या होता है? नाभिक के विखंडन का कारण जो भारी नाभिक जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहती है, मध्य क्रम के नाभिकों की तुलना में कम होती है, उनको किसी प्रकार से तोड़ करके मध्य क्रम के नाभिकों के अंदर रूपांतरित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बनने वाले जो नए नाभिक होंगे उनका स्थायित्व ज़्यादा होगा और उसके साथ ही साथ में पर्याप्त ऊर्जा भी निकलती है। उस ऊर्जा को नाभिक के विखंडन ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा देखिए, वक्र के प्रथम भाग कम ए वाले भाग के लिए तो ऐसे नाभिक आपस में युग्मित होकर भारी नाभिक में रूपांतरित हो सकते हैं। अब जैसा इस ग्राफ के अंदर, ये कर्व के अंदर मैंने दिखा रखा है कि 8<20 के लिए इसका मान तेजी से तो बढ़ता है, परंतु रहता क्या है, कम रहता है इसका मान। तो यहाँ जो हल्के नाभिक होते हैं किसी प्रक्रिया के द्वारा क्या हो सकते हैं, यदि ये आपस में मिल जाएं और मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण कर दें, तो भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो क्या होगा कि वो हल्के नाभिकों की तुलना के अंदर क्या होगा, उनकी द्रव्यमान संख्या अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, अर्थात वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर भी पर्याप्त ऊर्जा निकलती है और ये जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को जिसमें हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यहाँ इसके अंदर मैंने एक बात और देखी जो मैंने पहले वाले इसके अंदर इसमें ये दिखाया था कि इसके अंदर इसमें कि ए ग्रेटर देन 56 के बाद में नाभिकों की ऊर्जा बी बार धीरे धीरे कम होना प्रारंभ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A56 वाला नाभिक Fe2656 ये जो नाभिक होता है इस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सर्वाधिक होती है और सर्वाधिक होने के कारण से, और ये जो नाभिक होता है ये नाभिक क्या होता है, सबसे अधिक इसकी जो वैल्यू है लगभग 8.8 MeV के अप्रोक्सीमेट होती है, अर्थात ये नाभिक सबसे अधिक स्थायी नाभिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको इंडिकेट करता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।